Question number 46. Let G be an abelian group जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, then phi from G to G given by dash is an automorphism. Option A, phi x equal to x cube. Option B, phi x equal to E. Option C, phi x equal to x square. Option D, phi x equal to x inverse. अच्छा, सबसे पहले एक वेल नोन थ्योरम आपके पास है। ये स्टेटमेंट एमसीक्यूज की पढ़ते ही आपके ज़हन में आ जाना चाहिए। यानी इस तरह से आप रिजल्ट को याद करेंगे कि आपको फौरन स्टेटमेंट पढ़ के रिजल्ट याद आ जाए करे। सो वेल नोन थ्योरम इज लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप, देन फाई फ्रॉम जी टू जी गिवन बाय फाई एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, फाई एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स। अच्छा, अब आप ए बी और सी को भी देख लें। ऑटोमॉर्फिज्म होती क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म एक ऐसी आइसोमॉर्फिज्म है जो ग्रुप से ग्रुप पे होती है। यानी आपकी आइसोमॉर्फिज्म तो फाई फ्रॉम जी टू जी प्राइम भी हो सकती है ना, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे भी हो सकती है। आइसोमॉर्फिज्म एक ऐसी मैपिंग है। लेकिन अगर आपकी मैपिंग जो आइसोमॉर्फिज्म हो और वो ग्रुप जी से जी पर ही हो तो फिर उसे ऑटोमॉर्फिज्म, उस आइसोमॉर्फिज्म को ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो एक कंडीशन तो यहां पूरी हो रही है कि फाई इज फ्रॉम जी टू जी, ग्रुप से ग्रुप पे है। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म कब होगी? आइसोमॉर्फिज्म तब होगी जब वो बाइजेक्टिव हो, यानी 1-1-2 हो, और वो होमोमॉर्फिज्म हो। यानी ए बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड isomorphism, and an isomorphism from group G to itself is called an automorphism. अब आप ऑप्शन ए को चेक करें कि फाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या ये एक ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा होगी? यानी आइसोमॉर्फिज्म क्या ये हमेशा होगी? नहीं होगी, क्योंकि आप देखें ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू, नॉट ए। काउंटर एग्जाम्पल, जी इज इक्वल टू ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए ऑफ ऑर्डर 3, तो इसके एलिमेंट्स होंगे ई ए स्क्वायर, ए क्यूब पे जाके वो आइडेंटिटी बन जाएगा। अच्छा, अब अगर वो आप मैपिंग अप्लाई करें फाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब आइडेंटिटी के इक्वल है, तो सो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ई। इसी तरह फाई जब ए स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो ए स्क्वायर क्यूब बन जाएगा ए की पावर 6, वो भी आइडेंटिटी आ जाएगा। और जबकि फाई ई पे अप्लाई होगा तो ई क्यूब ई है, वो भी आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए भी ई पे मैप कर रहा है, ए स्क्वायर भी ई पे मैप कर रहा है, ई भी ई पे मैप कर रहा है, तो फिर ये मैपिंग तो 1-1 नहीं हो सकती। तो तीनों एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहे हैं, सो दिस मैपिंग इज नॉट 1-1। और अगर ये 1-1 नहीं है तो फिर आइसोमॉर्फिज्म तो हो ही नहीं सकती। इसी तरह आप बी ऑप्शन ले लें। बी ऑप्शन तो वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, फाई एक्स इक्वल टू ई फॉर एवरी एक्स है कि हर एलिमेंट ही आइडेंटिटी पे मैप करता है। फर्ज करें कि आप एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 ले लें और उस पर ये अप्लाई करें तो वो दोनों एलिमेंट ई पे मैप कर जाएंगे, तो ये 1-1 मैपिंग होगी ही नहीं। इसी तरह आप फाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लें और इससे भी अप्लाई कर लें साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 पे। ई और ए दो एलिमेंट ले लें, ई पे अप्लाई होगा तो ई स्क्वायर ई, ए पे अप्लाई होगा तो ए स्क्वायर भी ई, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 में ए स्क्वायर ई के बराबर होता है, लिहाजा ये भी 1-1 नहीं होगी। सो ए बी सी आर नॉट पॉसिबल and the correct option is D option. Question number 47. Let G be a group in which G square is equal to 1 for every G in G, then G is. This is also very well known result. आपको पता है अगर किसी ग्रुप में हर एलिमेंट का आइडेंटिटी का एलिमेंट तो 2, आइडेंटिटी का तो ऑर्डर नहीं हो सकता ना 2, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं एक ऐसा ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट का स्क्वायर हमें आइडेंटिटी दे रहा हो, यानी किसी भी एलिमेंट की पावर 2 लें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो ऐसे ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं। सच अ ग्रुप इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए अबेलियन ग्रुप। इसे हम प्रूव भी कर लेते हैं। सोल्यूशन देखें तो वेल नोन रिजल्ट दैट जी बी ए ग्रुप इन विच जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल जी इन जी, देन जी इज अबेलियन ग्रुप। इसे प्रूव कर लें गिवन दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल जी इन जी। अगर हर एलिमेंट के लिए
हर एलिमेंट जी के लिए अगर जी स्केयर 1 है तो फिर आप ग्रुप के दो एलिमेंट ले लें ए और बी, तो फिर ए का स्केयर 1 होगा। इसी तरह बी ग्रुप का एलिमेंट है, बी का स्केयर भी 1 होगा। इसी तरह ए और बी का प्रोडक्ट, वो भी ग्रुप का एलिमेंट है, ए बी प्रोडक्ट का स्केयर भी 1 होगा। इसे लेके हम आगे चलते हैं, ए बी स्केयर इक्वल टू 1 को लेके चलें। ए बी स्केयर का मतलब है ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू 1। अब इसे एसोसिएटिव लॉ यूज करते हुए आप बी को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ए इंटू बी ए इंटू बी इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये ज़हन में रखते हुए कि ए स्केयर 1 है, आप इसे लेफ्ट साइड से ए से मल्टीप्लाई कर दें। ए स्केयर बी ए बी इज इक्वल टू ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए आ गया। अब ये ए स्केयर 1 है, 1 या ई लिख लें जो मर्जी आपकी, ए स्केयर 1 है वो खत्म हो जाएगा, तो बी ए बी इज इक्वल टू ए। अच्छा, अब दोबारा ज़हन में रखते हुए कि बी स्केयर भी क्योंकि 1 है तो ये राइट साइड से बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा बी ए बी स्केयर इक्वल टू ए बी। अब ये जो लेफ्ट बी स्केयर बना ये आइडेंटिटी है, ये खत्म हो जाएगा। सो बी ए इज इक्वल टू ए बी, तो इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू बी ए। सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, क्योंकि ए और बी आपके पास आर्बिट्रेरी थे, इसका मतलब है कि फॉर एवरी टू एलिमेंट ए बी इन अ ग्रुप ए बी इज इक्वल टू बी ए, सो द ग्रुप इज अ बिलियन ग्रुप and hence the option A is true. Question number 48. Let G is equal to AB such that A cube is equal to B square is equal to 1 and AB is equal to BA inverse. This is very well known dihedral group of order 6. अगर A cube होता है 1 तो फिर उसका order 6 होता है। Then the number of distinct left cosets of H in G is, H यहां पे है सब ग्रुप है जनरेटेड बाय B, जो B से जनरेट हो रहा है। जनरेट का मतलब है कि जो B की पावर्स लेने से बनता है। इसका आपने बताना है कि इस H के G में कितने लेफ्ट या राइट को सेट बनेंगे, क्योंकि लेफ्ट राइट को सेट की तादाद हमेशा बराबर होती है, तो कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट को सेट बनेंगे। ऑप्शन इज 1 2 3 4। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए जो ग्रुप जी आपको दिया हुआ है डाइहेड्रल ग्रुप तो है, इसके एलिमेंट कैसे हैं। जी इज इक्वल टू अ ग्रुप जनरेटेड बाय टू एलिमेंट ए एंड बी, ये दो एलिमेंट से जनरेट होता है। एट अ टाइम इसके दो जनरेटर हैं जिनसे ये जनरेट होना, लिहाजा ये साइक्लिक नहीं है। ए और बी, ए की पावर 3 1 यानी ए का ऑर्डर 3 है, बी स्क्वायर इज 1 इसका मतलब बी का ऑर्डर 2 है, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। इसे ये डिफाइनिंग रिलेशन है इसका, इसे लेके चलें, ए से स्टार्ट करें तो ए की पावर 1 ए आ जाएगा, ए की पावर 2 भी आ जाएगा, ए क्यूब अब 1 ए क्यूब की जगह 1 आ जाएगा तो 1 ए स्क्वायर, ए की कहानी खत्म हुई। इसी तरह बी आ जाएगा, बी की पावर 1, फिर बी स्क्वायर लेंगे वो दोबारा 1 1 ऑलरेडी आ चुका है, ये भी खत्म। अब ए और बी के प्रोडक्ट लेने हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई किया एक एलिमेंट आ गया, फिर इसी तरह ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई किया दूसरा एलिमेंट आ गया। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ए को बी के साथ राइट साइड से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, वो बी ए बन जाएगा। और ऊपर जो रिलेशन दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, वो अगर आप यूज करेंगे तो बी ए जो है वो ए स्क्वायर बी के बराबर हो जाएगा। इस बात को अगर आप अच्छी तरह लिख के समझ लेना कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स होता क्या है, तो आपको डाइहेड्रल ग्रुप में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह आप सोचेंगे कि बी ए स्क्वायर क्यों नहीं आया, तो आप देखेंगे कि बी ए स्क्वायर ए बी के बराबर है, वो ऑलरेडी आ चुका है। फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ए बी आया है तो ए बी का स्क्वायर भी तो इसमें आना चाहिए था। आप देखेंगे कि ए बी का स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि ए स्क्वायर बी आया है तो उसका भी तो स्क्वायर आना चाहिए था, उसका स्क्वायर भी आइडेंटिटी के बराबर है। लिहाजा ये सारी इसमें प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये जस्ट वैसे पिक कर लिया 6 एलिमेंट्स, ये इनके जितने भी आप पावर्स ले लें इन एलिमेंट्स की, इनके इनवर्सेस भी इसमें हैं, इनकी पावर्स भी इसमें हैं, इनके प्रोडक्ट्स भी सारे इसमें हैं, तो ये ग्रुप है, ये सारी प्रॉपर्टीज रखता है। तो ये इस ग्रुप का ऑर्डर 6 है, इसके अंदर ये 6 एलिमेंट्स हैं। एंड एच इज इक्वल टू बी सच दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई। एच इसका सब ग्रुप है जो बी से जनरेट हो रहा है। अब बी से जनरेट होने का मतलब यह है कि इसके जो एलिमेंट है वो बी की पावर्स हैं, लिहाजा आप बी की पावर्स लेके देख लें। बी की पावर 1, उसके बाद बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर जो है वो 1 हो जाएगा,
क्योंकि बी का ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ये 2 एलिमेंट ही आएंगे, 1 और बी। अच्छा, इज ऑफ ऑर्डर 2। अब एच का ऑर्डर 2 है, यानी ग्रुप का ऑर्डर 6 है, एच का ऑर्डर 2 है। अब आप फार्मूला देखें जरा कि नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट को सेट्स, इसको आप इंडेक्स भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये होता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर देखना है, डिवाइडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप, यानी ग्रुप के ऑर्डर को आप सब ग्रुप के ऑर्डर पे डिवाइड कर लें तो आपको पता चल जाता है कि लेफ्ट को सेट कितने होंगे। अब ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 6 है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप 2 है, सो 6/2 दिस इज इक्वल टू 3। So the number of left coset is 3 and the correct option is then A, which is 3. Question number 49. A linear transformation T from U to V is 1 to 1 if and only if kernel of T is equal to U, V, singleton 0 or image of T. Very well known result. A linear transformation T from U to V is 1 to 1 if and only if kernel of T is equal to 0. एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 कब होती है? जब उसका कर्नल जो है वो 0 के बराबर। इसे हम प्रूव कर सकते हैं। सपोज दैट कर्नल ऑफ टी इज 0, कर्नल ऑफ टी में जस्ट 0 पड़ा है, तो प्रूव क्या करना है कि टी 1 है। अब टी 1 कब होती है? जब आप टी ऑफ एक्स इक्वल टू टी ऑफ वाई लें और आप ये प्रूव कर दें कि x इक्वल टू वाई है। चलिए इसे आप देखें जरा, पुट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ वाई। अब टी ऑफ एक्स इक्वल कर दिया हमने टी ऑफ वाई के, ये टी ऑफ वाई लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब टी लीनियर ऑपरेटर है, टी बाहर आ जाएगा, टी ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टी एक ऑपरेटर है और एक्स माइनस वाई वैक्टर है, टी एक्स माइनस वाई पे अप्लाई हो रहा है और 0 वेक्टर दे रहा है। जब इमेज 0 वेक्टर आ जाए तो फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि टी जिस वेक्टर पे अप्लाई हुआ है वो वेक्टर कर्नल ऑफ टी में चला जाएगा। सो एक्स माइनस वाई कर्नल ऑफ टी में चला जाएगा। अब कर्नल ऑफ टी में तो सिर्फ 0 पड़ा है, इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई 0 है, सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और अगर एक्स माइनस वाई 0 है, इसका मतलब क्या? एक्स इज इक्वल टू वाई, सो एक्स इक्वल टू वाई। सपोज क्या किया था आपने कि टी एक्स इक्वल टू टी वाई और प्रूव कर दिया कि x इक्वल टू वाई। इसका मतलब है कि t इज 1 मैपिंग। ये एक चीज होगी। अब कन्वर्सली सपोज दैट t इज 1 और प्रूव करना है कर्नल ऑफ t 0 है। कन्वर्सली लेट t इज 1 अब कर्नल ऑफ t को 0 सपोज करना है, आर्बिट्रेरी वेक्टर लेके देख लेते हैं। टेक एनी x बिलोंग टू कर्नल ऑफ t, देन t ऑफ x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू t ऑफ 0। अब x अगर कर्नल ऑफ t को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा t जब x पे अप्लाई होगा तो t ऑफ x इक्वल टू 0, और 0 को आप t ऑफ 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि लीनियर ऑपरेटर हो अगर t तो t 0 हमेशा 0 होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि t ऑफ x भी 0 है, t ऑफ 0 भी 0 है, सो t ऑफ x इज इक्वल टू t ऑफ 0। दोनों की वैल्यूज क्योंकि 0 है, सेम है, सो t ऑफ x इक्वल टू t ऑफ 0। अब t क्योंकि आपने सपोज किया हुआ है कि 1 है, तो अगर t ऑफ x इक्वल टू t ऑफ 0 है तो इसका मतलब क्या है? 1 मैपिंग यूज करें कि अगर टी एक्स इक्वल टू टी 0 है तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x क्या था? x आर्बिट्रेरी एलिमेंट था कर्नल ऑफ t का। इसका मतलब है कि कर्नल ऑफ t का हर एलिमेंट 0 है, सो दिस इंप्लाइज दैट कर्नल ऑफ t इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया कि अगर t 1 है तो कर्नल ऑफ t इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, सिंगलटन 0। t is 1 if and only if kernel of t is singleton 0. Question number 50. For a scalar point function phi, apply on x, y, z. phi एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, आपके पास x, y, z का फंक्शन है। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ phi is स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, गेज फंक्शन, or none of these. So solution. What is divergence of gradient of phi? phi से स्टार्ट करें। phi एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ग्रेडियंट ऑफ phi क्या है? del phi. Del phi is a vector which gives the rate of change along x, y, z axis. अच्छा, ये हो गया ग्रेडियंट phi. ग्रेडियंट phi is a vector. अब डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट phi क्या है? ये है del dot del phi. This is dot product of del with the gradient del phi.
इट गिव्स द डाइवर्जेंस। सो अब क्योंकि ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है कि भाई ये फिर द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डेल डॉट डेल फाई बीइंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इट इज अ स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्केलर पॉइंट फंक्शन ए। ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टेस्ट के वाले से भी और इंटरव्यू के वाले से भी। मैंने पिछली 3 साल देखा है कि वेक्टर एनालिसिस के ऊपर बड़ी अच्छी क्वेश्चनिंग की जाती है, और वेक्टर एनालिसिस में से ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और ये पूछी जाती हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, और डाइवर्जेंस अगर जीरो हो तो वो वेक्टर कैसा होता है, कर्ल जीरो हो तो उस वेक्टर को क्या कहते हैं, ग्रेडियंट जीरो हो तो फिर वो वेक्टर क्या होता है, और इनकी फिजिकल इंटरप्रिटेशंस और ये चीज़ें, तो इसे आप अच्छी तरह से देख लें।